Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart IAS Foundation. On today October 19 Assam Prohari, I will discuss last week Assam specific current affairs analysis by keeping both prelims and mains in mind. ये इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग लास्ट वीक अक्टूबर 12 से लेकर अक्टूबर 18 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स रहे हैं उनको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव में डिटेल में एनालिसिस करेंगे. लेट्स कम टू द एजेंडा फॉर टुडेज असम प्रहरी. हम आज के असम प्रहरी के एजेंडा की बात करें तो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू जनरल स्टडीज पेपर 3 and 5, आसाम्स क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक डोमिनेंस. असम क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक डोमिनेंस. अब यहाँ इस आर्टिकल को देखकर देखो हमें क्या क्या समझ रहा है इस आर्टिकल से कि असम का क्या स्टेटस है रिलेटेड टू, अगर हम स्टेट वाइज देखें स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीएसडीपी असम की क्या है, क्या असम का ओवरऑल स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का वैल्यू होता है, नेशनल लेवल पर असम का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, हिस्टोरिकली किस तरह से असम में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं और उन चैलेंजेस को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में. ये सारे डिटेल्स हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में. द सेकेंड थिंग इज रिलेटेड टू अ टॉपिक ऑफ गवर्नेंस एज वेल एज कल्चर. असम सत्र प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन बिल 2025 एक बड़ा ही अच्छा एफर्ट है असम की गवर्नमेंट की तरफ से. जो सत्राज हैं जो असम के कल्चर को, सिंक्रेटिक कल्चर को प्रोटेक्ट प्रोमोट करने का काम करते हैं, समटाइम्स दे फेस मेनी काइंड ऑफ थ्रेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी के वो जो थ्रेट फेस करते हैं उनसे दूर करने के लिए, उनके प्रिजर्वेशन और डेवलपमेंट के लिए ये बिल प्रेजेंट किया गया है. हम इसे जीएस पेपर 1 और 5 दोनों पर्सपेक्टिव में देखेंगे. देन सीएम फ्लाइट स्कीम. सीएम फ्लाइट स्कीम ये काफ़ी पहले अनाउंस हो चुका था. स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में एक वीडियो में कृष्णा सर ने आपको सीएम फ्लाइट स्कीम के बारे में डिटेल में बताया भी है. आज हम सीएम फ्लाइट स्कीम जिसको रिसेंटली लॉन्च किया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम ने, तो हम उसके डिटेल्स आज देखेंगे कि मेंस में इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो एपीएससी मेंस हुआ है और प्रीलिम्स के लिए भी प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मैं लास्ट में दूंगा ही, यहाँ पर कई क्वेश्चंस गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड थे. ठीक है, और आते रहते हैं हमेशा, ना सिर्फ एपीएससी में बल्कि यूपीएससी में भी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आज हम सीएम फ्लाइट को डिस्कस करेंगे. द फोर्थ टॉपिक वुड बी किंथुप, अ स्टोरी ऑफ करेज, इंटीग्रिटी एंड एंड्योरेंस. हम इब्ने बतूता का नाम इंडियन हिस्ट्री के क्लासेस में पढ़ते हैं, बट इब्ने बतूता के अलावा ऐसे कई ट्रैवलर्स थे जिन्होंने ट्रैवल कर कर दीन दुनिया के हालात के बारे में जाना, बताया, जिसने उस टाइम की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को डेवलप करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. वैसे ही एक पर्सन थे किंथुप, बट कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री में उन्हें वो जगह नहीं मिली, वो पहचान नहीं मिली. अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में श्री अरूप कुमार दत्ता जी का लिखा हुआ एक बड़ा अच्छा आर्टिकल असम ट्रिब्यून में आया, हम उसको डिस्कस करेंगे आज. और फिर लास्ट में आपके लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे. इन सारे टॉपिक से रिलेटेड मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन तो रहेंगे ही टॉपिक के एंड में. आगे बढ़ने से पहले हम रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन की बात करें. जो रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन तुम्हारे रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है, सो दैट आप अच्छा ऐसे राइटिंग कर सको और अपने जनरल स्टडीज में भी वैल्यू एडिशन करो. द फर्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम टुडेज अक्टूबर 19 आसाम ट्रिब्यून, प्लास्टिक पॉल्यूशन इम्ब्रोग्लियो. इम्ब्रोग्लियो मतलब एक कंफ्यूज्ड स्टेट बताना, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्टेज बताना जहां पर हम ना तो प्लास्टिक को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दे रहे हैं कि आज के बाद से हम प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, बट वी आर ऑल्सो फेलिंग कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन, जिसके वजह से ड्रेन्स जाम हो जाते हैं, कई और टाइप की प्रॉब्लम्स भी राइज होती हैं. इवन एयर पॉल्यूशन में भी प्लास्टिक को बर्न किया जाता है, उसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. देयर आर मेनी एनिमल्स जिनको कई टाइप की डिजीजेज हो रही हैं प्लास्टिक्स की वजह से. सो ये प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड कन्फ्यूजन कॉम्प्लेक्स, इसको बड़े अच्छे से आज के आसाम ट्रिब्यून में एडिटोरियल में अक्टूबर 19 में कवर किया गया था. इसको पढ़िए, ये आपको हेल्प करेगा प्लास्टिक पॉल्यूशन को और बेहतर समझने में. द सेकेंड टॉपिक इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस अक्टूबर 14. इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल था, ब्रिलियंस इज नॉट अनबायस्ड नॉर इज द नोबेल प्राइज. एक बड़ा अच्छा आर्टिकल. नोबेल प्राइज अभी अनाउंस हुए सारे, हमने देखा नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट एंड द वर्क ऑफ दोज पीपल हु हैव बीन अवॉर्डेड विद दिस ईयर्स नोबेल प्राइज इज रियली कमेंडेबल. बड़ा कमेंडेबल है, बिल्कुल हम सबको उन पर गर्व है. पर कहीं ना कहीं ये जो नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं और फिर क्या नोबेल प्राइज़ इंस्टीट्यूशन का पर्सपेक्टिव रहा थ्रू आउट द ईयर, क्या उसमें कहीं यूरोपियन डोमिनेंस दिखा, क्या कुछ चेंजेस बेहतर हो सकते थे, सोसाइटी उसको किस तरह से आज एक्सेप्ट करती है,
वो एक अच्छा पर्सपेक्टिव, एकदम ब्लंट पर्सपेक्टिव इंडियन एक्सप्रेस में एक प्रोफेसर ने मेंशन किया है ना, पूरी तरह से इम्पार्शियल होकर हर एंगल को दिखाते हुए। सो ये एक अच्छा रीडिंग आर्टिकल है, ब्रिलियंस इज नॉट अनबायस्ड नॉर इज द नोबेल प्राइज। ये दोनों आर्टिकल आपके रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन के लिए हैं, आप इसको पढ़कर अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ाओ। अब हम फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज आसाम्स क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक डोमिनेंस। आसाम्स क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक डोमिनेंस, जहां पर आपको डेटा ड्रिवन डिस्ट्रिक्ट फोकस्ड अप्रोच दिखेगा कि आसाम की इकोनॉमिक पोटेंशियल को, जीएसडीपी को बढ़ाने के लिए आसाम की सरकार क्या प्लान कर रही है, पहले क्या क्या चैलेंजेस रहे और अभी कैसे बेहतर कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके लिए सबसे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि आसाम की इकोनॉमी जो है उसने 7.9% के ग्रोथ रेट के साथ ग्रो किया है, इवन नेशनल एवरेज को सरपास कर दिया। 2024-25 का जो नेशनल एवरेज था 6.4% का, उसको सरपास कर दिया है। मगर जो जीडीपी है स्टेट की, दैट हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 2.6% इन 1960 टू 1.9% करेंटली। जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 1960-61 में जो 2.6% रहा था, वो अभी 1.9% है। तो ये दोनों फिगर जो हैं, ऊपर हम एक तरफ देख रहे हैं कि इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़िया है बट जीडीपी कम हो रहा है। ये कॉन्ट्रास्टिंग फिगर देखते हैं, क्यों ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग फिगर होता है, कैसे इसे इंप्रूव किया जा सकता है। और रिसेंट में अभी क्या है, रिसेंट में न्यूज़ में हमने क्या देखा, गवर्नमेंट ऑफ असम हैज सेट अ टारगेट ऑफ $143 बिलियन इकोनॉमी बाई 2030। असम की गवर्नमेंट ने यह टारगेट रखा है कि 2030 तक 143 बिलियन की इकोनॉमी डेवलप कर लेंगे, और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसको डीडीपी शॉर्ट में बोला गया है, पहल इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर इसे एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी अगर इस वर्ड को ध्यान से देखो, देन डिस्ट्रिक्ट लेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मीन्स जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं असम में उनको फोकस में रखकर पूरे स्टेट का डेवलपमेंट करना। दैट्स एक्चुअली ए गुड इनिशिएटिव, एक अच्छा पर्सपेक्टिव है डेवलपमेंट का। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि आसाम में किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे ना तो हमें ग्रेजुअली समझ में आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फेज। सबसे पहले हम कॉलोनियल हिस्ट्री की बात करते हैं। व्हेन इंडिया वाज अंडर द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल, तभी जो ब्रिटिश थे उनका मेन इंटरेस्ट टी, ऑयल एंड टिम्बर इन सेगमेंट्स में होता था। इसके अलावा बाकी भी थे, बट टी, ऑयल एंड टिम्बर पे सबसे ज़्यादा फोकस इन्होंने किया। अब राइस कल्टीवेशन हुआ या लोकल आर्टिस्ट हो गए, उनको इग्नोर किया जाता था। थोड़ी बहुत उनकी इकोनॉमी चलती थी, मेनली ब्रिटिश को इन कॉमर्शियल मेथड से ज़्यादा फायदा था, वो इस पे ज़्यादा फोकस करते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में फिर असम को एक नया चैलेंज फेस करना पड़ा विद द क्रिएशन ऑफ मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। इसके वजह से असम का जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट था वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ, बिकॉज अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और भी प्रायोरिटी थी मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जैसे स्टेट्स की। एंड ड्यू टू दिस थिंग्स असम ऑल्सो फेस्ड द चैलेंजेज। जो आसाम मूवमेंट हुआ, अब इसके अलग पर्सपेक्टिव है आसाम मूवमेंट के। आज हम उस पर्सपेक्टिव को नहीं देखेंगे, आज हम देखेंगे कि आसाम मूवमेंट, आसाम एजिटेशन की वजह से इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या क्या हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अराइज हुआ था, और उस लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इकोनॉमिक चैलेंजेस लेकर आता है। ये बात मैं तुम्हें क्लास में भी कई बार बताता हूँ कि इफ़ देर इज एनी पर्सन, इफ़ देर इज एनी ग्रुप जो आपको लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने की बात सिखा रहा है, इनस्टेबिलिटी की बात सोसाइटी में सिखाता है, वो बिल्कुल आपके प्रेजेंट के लिए, आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है। क्योंकि उससे ना जो इन्वेस्टमेंट हो सकता है किसी भी स्टेट, किसी भी रीजन के ग्रोथ के लिए, वो स्टॉल हो जाता है। मेनी स्टेट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग आसाम, मेनी यूनियन टेरिटोरीज हैव फेस्ड इट एंड इवन नाउ दे आर फेसिंग इट। आप मणिपुर का एग्जाम्पल देख सकते हैं, पंजाब इससे होकर गुजरा है, बिहार इससे होकर गुजरा है, जम्मू कश्मीर आज भी इसके वजह से स्ट्रगल कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम की वजह से। सो जो असम मूवमेंट या इंसर्जेंसी का पीरियड गुजरा उस टाइम में, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हो रहे थे वो स्टॉल हो गए, स्लो हो गए, और स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की वजह से आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ भी है वो भी डिक्लाइन करेगा। ह्यूमन कैपिटल माइग्रेशन भी इंक्रीज हुआ। जिन ह्यूमन्स के पास पोटेंशियल था, मतलब जो भी असमीज पीपल थे, इनके पास पोटेंशियल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का, उन्होंने देश के दूसरे शहरों में जाकर या दुनिया के दूसरे देशों में जाकर अपने आप को स्टेब्लिश बसाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इस लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम था यहाँ पर, उसका हिस्सा ना बनकर अपनी डेवलपमेंट को देख रहे थे, जो कि सबका हक होता है। एंड दैट्स वाई ड्यूरिंग 1981-2000 आसाम्स ग्रोथ एवरेज ओनली 3.3%, जबकि इंडिया का जो ग्रोथ था वो 6% डाइवर्जेंस के साथ चल रहा था। सो ये कॉन्ट्रास्टिंग फिगर उस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की वजह से दिखे। फिर उसके बाद 1991 के बाद की हम बात करते हैं।
पोस्ट लिबरलाइजेशन, जब इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स हो रहे थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म, आसाम फिर से लैग किया। एक तो ये जो इंसर्जेंसी का पीरियड है वो है ही, साथ ही साथ लैंड लॉक्ड ज्योग्राफी की वजह से पोर्ट एक्सेस यहाँ पर नहीं है। इंसर्जेंसी की वजह से जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे वो स्लो हो चुके थे। दैट्स वाई इस केस में आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा। वहीं स्टेट्स लाइक कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जिन्होंने अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम को बेहतर बनाकर रखा था, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। ये जो रीजन्स है ना, यहाँ पर आसाम मूवमेंट की बात हो रही है या इंसर्जेंसी की बात हो रही है, इसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप अप्लाई कर सकते हो बिहार के केस में, मणिपुर के केस में, नागालैंड के केस में, जम्मू कश्मीर के केस में। इन सब स्टेट्स ने, या अभी जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, इन सब ने ये ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन फेस किया, जिसकी वजह से इन पॉलिटिकल रीजन्स के वजह से इकोनॉमिक डिक्लाइन भी रहा है। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अब हमने समझ लिया। अब हम आसाम में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे सेक्टर वाइज। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ये 30% तक जीएसडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। बट चैलेंजेस क्या रहते हैं? लो प्रोडक्टिविटी का होना। अब इस लो प्रोडक्टिविटी को सही करने के लिए सरकार अलग अलग स्कीम्स लेकर आती है, एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दो स्कीम्स जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। इंडस्ट्री जो है वो लगभग 20% तक कंट्रीब्यूट करता है। इसमें आउटडेटेड टी सेक्टर, आउटडेटेड टी सेक्टर कहने का मतलब क्या हुआ? टी की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, टी गार्डन वर्कर जो है वो मेहनती हैं, लेकिन उनको सप्लाई चेन बहुत सारे इश्यूज होते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, पेस्टिसाइड कितना यूज करना है, कितना नहीं यूज करना है, इसके वजह से नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं और कई अदर चैलेंजेस होते हैं। सेम विथ ऑयल एंड गैस एंड सर्विसेज, जो लगभग 50% तक अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट इट इज बीइंग डोमिनेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंड ट्रेड एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप लिमिटेड है। इसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए नए नए इनिशिएटिव्स किए जाते हैं कि स्टार्टअप्स अच्छे से चल सकें। पर अगर इंसर्जेंसी का इशू रहेगा, अगर जो प्रॉब्लम होता है ना, जो सोसाइटी में जब आप बिजनेस करोगे या आप ट्रेड एंड कॉमर्स करने जाओगे कहीं, अपने इंडिया में रहो, इंडिया से बाहर रहो, तो वो एक जो रहता है, एक देयर इज़ ए फीलिंग व्हेन यू डू बिजनेस कि आप आउटसाइडर हो, इनसाइडर हो। ऐसे जो डिफरेंसेस होते हैं ना, वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को कहीं ना कहीं सप्रेस कर देते हैं। ये डिफरेंसेस कभी कर्नाटक में नहीं रहा था, कर्नाटक के बेंगलुरु वाले रीजन में, तमिलनाडु के चेन्नई वाले रीजन में, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के गुड़गांव वाले रीजन में या नोएडा वाले रीजन में। आप देखिए वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना बढ़िया हुआ। और सिर्फ पब्लिक सेक्टर पर डिपेंडेंट रहने से इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाता है। सो सारे चैलेंजेस कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड। ठीक है, अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और टी इंडस्ट्री से रिलेटेड ये जो डाटा है, आप इसे अपने आंसर में यूज कर सकते हो जहाँ पर भी नीड हो। ये जो टॉपिक है ना, ये पूरी तरह से डाटा ड्रिवन है, और जहाँ जहाँ पर भी नीड है मैंने डाटा प्रेजेंट किया है ताकि आप इनको यूज करो आंसर में। सारे के सारे रट कर नहीं, कुछ कुछ जहाँ जहाँ पर ज़रूरत हो। इसलिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आगे दिया है मैंने, उसको ज़रूर बनाना, तब जाके डाटा यूज करना समझ में आएगा तुम्हें। चलो, अब पैराडॉक्स हम ग्रोथ की बात करते हैं आसाम, और फिर हम आसाम के पर्सपेक्टिव में बाकी पूरी इंडिया किस तरह से ग्रोथ चला वो। इन सब कॉन्स्टेंट के बाद आसाम टर्नअराउंड इन 21st सेंचुरी इज नोटेबल। जो कॉन्स्टेंट पहले 20th सेंचुरी के लास्ट तक रहे हैं, बट 21st सेंचुरी में धीरे धीरे आसाम ने ज़्यादा ग्रोथ दिखाया। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी भी 1.78 लाख करोड़ से 6.44 लाख करोड़ तक पहुंचा है। हालांकि इसको अभी और बेहतर करने की जरूरत है। पर कैपिटा इनकम में भी इंप्रूवमेंट हुआ, बट स्टिल शेयर इन नेशनल जीडीपी रिमेन्स लो, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है दैट ग्रोथ इज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू नेशनल स्केल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। मतलब यहाँ आसाम में स्टेट वाइज तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, पर ये नेशनल इकोनॉमिक या नेशनल लेवल के इस इंडिया लेवल के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में इसका कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है। अब इसके वजह से देखो क्या चैलेंजेस होगा। इसके वजह से दो चैलेंजेस स्टार्ट होंगे। एक तो आप आसाम में स्टेट में आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, दो टाइप की कैटेगरी मिलेगी। एक जो सुपर रिच पीपल हैं जिनके पास काफ़ी पैसा है, और एक दूसरी कैटेगरी जिनके पास ना जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये कैटेगरी स्ट्रगल किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ये कैटेगरी अभी भी किसकी वजह से परेशान है? करप्शन, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी देखे जाते हैं। ये कैटेगरी अभी भी किसकी वजह से परेशान है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज की वजह से परेशान है। ये जो स्टार्क डिफरेंसेस होते हैं ना, ये देखने को मिलते हैं। और दूसरा क्या कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेट में तो हो रहा है, स्टेट का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, पर नेशनल लेवल पे कंट्रीब्यूट नहीं करने की वजह से और बाकी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा ना वो लिमिटेड रहेगा। इसको सही करने के लिए अभी एडवांटेज आसाम वाला जो इनिशिएटिव है वो एक बढ़िया इनिशिएटिव। ठीक है, चलिए
अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जिसको लेकर हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक बॉटम अप इनिशिएटिव है। ऑब्वियसली बॉटम अप है ना, अगर हम जैसे मान लो टॉप डाउन की बात करें तो टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच में हम ऊपर स्टार्ट करेंगे नेशन से, फिर हम स्टेट लेवल पर आएंगे और फिर उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएंगे। पर अगर हम डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करें तो स्टेट और नेशनल लेवल पर पहुंचने के लिए ये बॉटम अप अप्रोच होगा, जिससे कि डेवलपमेंट ज़्यादा इंक्लूसिव हो सकेगा एंड लोगों तक ज़्यादा पहुंच सकेगा। उसका बेनिफिट जो डिफरेंसेस होते हैं सुपर रिच एंड कॉमन पीपल या पुअर पीपल के बीच का, वो कम होगा। इसके फीचर्स क्या हैं? डिस्ट्रिक्ट जीडीपी एस्टिमेशन करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीडीपी मतलब जीडीडीपी एस्टिमेशन करना, रेगुलर एसयूएसी माने सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे, एएसआई यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये चीज करना जिससे पूरे स्टेट लेवल पर इंडस्ट्रीज का सर्वे प्रॉपर हो सके। और ये भी ध्यान दिया जाएगा कि अच्छा किस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम है, क्या रीजन है डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम का, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज है, क्या है उस रीजन का एक्चुअल इशू, तो उस पर काम किया जा सकेगा। स्किल गैप मैपिंग, ये सारी चीजें। एंड दैट्स वाई दिस डिस्ट्रिक्ट लेवल अप्रोच, एक बार रुको मैं फिर से स्लाइड्स क्लियर करता हूं। डिस्ट्रिक्ट लेवल अप्रोच ना ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट लेकर आएगा, डाटा ड्रिवन गवर्नेंस को प्रमोट करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये नीड बेस्ड रिसोर्स एलोकेशन करेगा। अब हम दो एग्जांपल लेते हैं, हम गुवाहाटी की बात करते हैं, कामरूप सिटी की, और हम बात करते हैं किसका? दिमा हसाओ का बात करते हैं, हम बात करते हैं किसका? सिलचर की बात करते हैं, राइट। हम बात करते हैं किसके? डिब्रूगढ़ की बात करते हैं। तो डिब्रूगढ़ और सिलचर, देवा हौसा और गुवाहाटी या नगांव या और आप अलग अलग रीजन ले लो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में ले लो, इनके ना अपने अपने यूनिक चैलेंजेज हैं। तो जब यूनिक चैलेंजेज हैं, यूनिक नीड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही अगर डेवलपमेंटल सर्वे किया जाएगा तो डेवलपमेंटल एफर्ट उस डायरेक्शन में डालकर इन डिस्ट्रिक्ट्स को ओवरऑल डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ स्टेट वाइज सोचेंगे तो गुवाहाटी का इशू दिमा हौसा से डिफरेंट है, उसका इशू सिलचर से डिफरेंट है, उसका इशू डिब्रूगढ़ से डिफरेंट है। फिर वो हो जाता है क्या कि एक रीजन तो डेवलप हो जाता है। गुवाहाटी में आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने में लगा कि अच्छा यहाँ तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिख रहा है, बट इज इट सिमिलर टू सिलचर? क्या ऐसा ही दिमा हसाओ हाफलोंग रीजन में है? क्या ऐसा ही डिब्रूगढ़ रीजन में है? क्या ऐसा ही आसाम के दूसरे रीजन में है? नहीं। दैट्स वाई ये डिस्ट्रिक्ट लेवल अप्रोच ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये सब स्टेट लेवल के फेडरलिज्म को भी प्रमोट करेगा। क्या है सब स्टेट लेवल ऑफ फेडरलिज्म? कि डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर पूरे स्टेट का इकोनॉमिक ग्रोथ डिसाइड करें, सबका कंट्रीब्यूशन बराबर। ओके, अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमें इस टॉपिक में क्या देखना है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है और हम बेहतर कैसे चल सकते हैं। ओवरऑल स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी को बढ़ाना, इसके लिए हम भारतमाला, सागरमाला, इंडिया बांग्लादेश रिवराइन प्रोजेक्ट्स, इन सब का यूज कर सकते हैं। हम गुवाहाटी, सिलचर, अगरतला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, इस पर अगर वर्क करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बढ़िया होगा। इससे इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी प्रमोट होगा, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देन एफर्ट्स टू बूस्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इकोसिस्टम, डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाकर पूरे स्टेट का जो हम इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो बेहतर बना सकते हैं। कभी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, कभी एग्रीटेक से रिलेटेड होगा, क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी से रिलेटेड होगा, हैंडलूम डिजिटाइजेशन से रिलेटेड होगा। अब सवाल कुछ ही में जिस तरह से हैंडलूम इंडस्ट्री है, अगर हम उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करें दूसरे रीजन में भी सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर, तो दूसरे रीजन में भी हैंडलूम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है। इट विल ऑल्सो हेल्प इन हार्नेसिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। अलग अलग रीजन का अलग अलग डेमोग्राफिक क्वालिटी होती है, वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करते हैं एंड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। इंडिया अभी जो है अपने लिंग्विस्टिक क्राइसिस से गुजरने वाला है। देखो, तुम्हें सोसाइटी के क्लासेस में भी कई बार मैंने बताया है या बाकी क्लासेस में भी कि इंडिया में ना टाइम टू टाइम हमारी जो डाइवर्सिटी है ना, विच इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ आवर नेशन, समटाइम्स बिकम द चैलेंज बन जाता है। जैसे कभी चैलेंज बना रिलीजन, इंडिपेंडेंस के बाद हमने रिलीजियस डिफरेंसेस, रिलीजियस चैलेंजेस काफ़ी झेले, कई राइट्स हमने झेले अनफॉर्चुनेटली। अब इंडिया में ये लिंग्विस्टिक चैलेंज उभर कर आ रहा है, अलग अलग रीजन के अलग अलग लैंग्वेजेस, और कुछ लोग इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, बट कुछ फ़ायदा नहीं होना है इससे। एंड दैट्स वाई जो लोग पढ़ लिख रहे हो, तुम लोग पढ़ लिख रहे हो, तुम लोग इसको समझना, आपकी जो मातृभाषा है उस मातृभाषा का सम्मान करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको प्रोटेक्ट प्रमोट करना, ये हम सबका फर्ज है। लेकिन इसके अलावा हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। फिजिकल कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, फिजिकल कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए
टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइजेशन जरूरी है, लोकल लेवल पर ऑटोनॉमी जरूरी है रेवेन्यू को लेकर, एनवायरमेंटल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी, क्योंकि गुवाहाटी के लिए जब अर्बन फ्लड इशू है तो बाकी जो रीजन है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर्स के होने वाले फ्लड इशू होते हैं। वेटलैंड रिस्टोरेशन काजीरंगा जैसे रीजन में जरूरी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बनाना दिमा हाउसा हाफलंग रीजन में जरूरी है। सो अलग अलग जो इश्यूज हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के डिफरेंट रीजन्स को, उनको एड्रेस करके हम एक सस्टेनेबल वे फॉरवर्ड फ्रेम कर सकते हैं। एंड नाउ द मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दिस 250 वर्ड्स का ये आपका मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसको तुम अटेम्प्ट करोगे टाइम बाउंड मैनर में, टाइम देखकर लिखोगे, जितना टाइम होगा उसको अपने आंसर पेपर में ऊपर मेंशन किया करो, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज असम सत्र प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन बिल। GS1 एंड GS5 के पर्सपेक्टिव में हम इसको देखेंगे। हियर यू कैन सी द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, द असम कैबिनेट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा हैज अप्रूव्ड द असम सत्र प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट बिल। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का कहना है, और दैट्स रियली अ वेरी गुड थॉट, कि जो सतराज हैं जो आसाम के कल्चर को शोकेस करने का काम करते हैं, उनको भी अब प्रमोशन ऑन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। उनको प्रिजर्व करके हम आसाम के हेरिटेज को प्रिजर्व करेंगे और आगे आने वाली जनरेशन को उस जो एक कल्चरल हेरिटेज के रूप में आगे आने वाली जनरेशन को मिलना चाहिए, सत्र का कल्चर, वो उनको दिया जा सकेगा। ये इनिशिएटिव किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द क्लॉज 6 ऑफ कमिटी रिकमेंडेशंस ऑफ द आसाम अकॉर्ड which seeks to preserve Assam's indigenous cultural identity. Yes, सतराज इट प्रोमोट द इंडिजीनियस कल्चरल आइडेंटिटी, उसी को आगे प्रिजर्व प्रमोट करने के लिए ये बिल लाया गया है। बैकग्राउंड क्या है सतराज के? किसी से छिपा नहीं है, आप सब सत्र के इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हो, श्रीमंत शंकर देव जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हो। अगर फिर से हम उसे ब्रीफली डिस्कस करें तो दिस सतराज आर द सेंटर्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एंड क्लासिकल डांस लाइक सैट्रिया एज वेल एज सोशल रिफॉर्म सेंटर्स। तुम्हें मेंस के क्लासेस में और असम प्रहरी के भी सेशन में मैंने नामघर के रेलेवेंस के बारे में बताया था, और इस बार APSC मेंस ने वो क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो कि आसाम प्रहरी से APSC मेंस में पूछे गए हैं कि नहीं है बताओ? चाहे वो साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात हो, चाहे वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात हो, नामघर के इंपॉर्टेंस की बात हो, GS पेपर 2-3 में भी ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली आसाम प्रहरी से आए हैं। दैट्स वाई इनको सिंसियरली फॉलो कीजिए, क्लासेस को भी और यूट्यूब सेशंस को भी। आपकी अगले साल की तैयारी बेहतर हो जाएगी बिना टेंशन के, बिना परेशानी के। चलिए, इंपॉर्टेंस तो हमने देखा इनका, अब हम चैलेंजेस देखें कि सतराज को चैलेंजेस क्या हो रहा है। इंक्रोचमेंट एंड इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड। किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो इलीगल ऑक्यूपेशन का चैलेंज होता है, वही इन सतराज के लिए इलीगल ऑक्यूपेशन का चैलेंजेस होता है। नेग्लेक्ट इन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हेरिटेज असेट्स। जो डॉक्यूमेंटेशन से जो भी हेरिटेज असेट्स हैं, जो भी हेरिटेज एक्चुअली में प्रॉपर्टीज हैं, क्वालिटीज हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं प्रॉपर हो पाना, मैन्यूस्क्रिप्ट्स का लॉस होना। मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे भी तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था, प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल रहा हूँ, GS पेपर 1 का क्वेश्चन था मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर। एंड लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन टू दिस सतराज। इन्हीं सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए ये बिल लेकर आने का काम सरकार कर रही है। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजन है इस बिल के। इस बिल में इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो बनाया जाएगा, उसमें एक चेयरपर्सन होंगे जो कि रिटायर्ड हाईकोर्ट जज होंगे, जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ये सारे फैक्ट्स ना, ये प्रीलिम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, याद रखिएगा। फिर उसके बाद मेंबर्स क्या होंगे? डायरेक्टर ऑफ लैंड रिक्विजिशन, 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द सतराज बट नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर थोड़ी डिबेट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सत्र के अथॉरिटीज हैं, अलग अलग सत्र के जो मेंबर्स हैं, ऑनरेबल मेंबर्स, उनके बीच और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। साथ ही साथ एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट भी, जो कि सेक्रेटरी लेवल से कम के नहीं होंगे, उनको भी इस काउंसिल में, इस फ्रेमवर्क में शामिल किया जाएगा। चेयरपर्सन कौन है? रिटायर्ड हाईकोर्ट जज है, याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को। क्या क्या पावर एंड फंक्शंस दिए जाएंगे? तो इस इंस्टीट्यूशन को पावर क्या दिया जाएगा? प्रोटेक्शन ऑफ सतराज लैंड। दे कैन इनिशिएट सुओ मोटो इंक्वायरीज इनटू इंक्रोचमेंट। अगर किसी भी सतराज में इंक्रोचमेंट की खबर मिली तो वो खुद से इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू वेट फॉर द एप्लीकेशन और कंप्लेन। They can also issue binding directives to DCs, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर फॉर इविक्शन एंड रिस्टोरेशन, कि अच्छा देखो ये सत्र है, यहाँ पे इंक्रोचमेंट है, आप यहाँ से इविक्शन करवाओ, इंक्रोचमेंट को, इलीगल इंक्रोचर्स को हटाओ। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करने का काम कर सकते हैं, ये पावर भी दिया जाएगा। कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रमोशन भी, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम क्षेत्रीय आर्ट फॉर्म्स जो हैं, या फिर नामघर में जो नाम का कल्चर है, हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अलग अलग जो भी आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, या न्यू स्किल्स भी है ना, न्यू स्किल्स को भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पे स्टार्ट करवा सकते हैं। डिजिटल रिपोजिटरी डेवलप करने का काम किया जा सकता है।
एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट भी, क्योंकि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जरूरी है इन सारे काम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है इस इनिशिएटिव का? तो इस इनिशिएटिव का सिग्निफिकेंस अलग अलग हेडिंग्स में हम कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन, गवर्नेंस रिफॉर्म, इकोनॉमिक पोटेंशियल, डिजिटल मॉडर्नाइजेशन, क्लॉज 6 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ असम अकॉर्ड, इन सब में देख सकते हैं कि किस तरह से ये बिल लाने से इट वुड इंस्टीट्यूशनलाइज द प्रोटेक्शन ऑफ वैष्णवाइट मॉनेस्ट्री एंड एसोसिएटेड आर्ट फॉर्म्स। वैष्णवाइट मॉनेस्ट्री जो श्रीमंत शंकर देव के कर कमलों से जिसकी स्थापना हुई थी, जो आगे असम के कल्चर को प्रोटेक्ट करेगा, उनका प्रोटेक्शन हो सकेगा। इट वुड इंट्रोड्यूस लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी। अभी चैलेंजेस में हमने देखा था ना कि लीगल स्टेटस नहीं होता है, लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, तो वो लीगल प्रोटेक्शन देने का काम ये करेगा। इकोनॉमिक पोटेंशियल भी, क्योंकि इकोनॉमिक हार्डशिप इज अनदर रीजन। सपोज मान लीजिए कि मैन्युस्क्रिप्ट्स है या कुछ यूनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, पर उन डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करने के लिए आपको चाहिए हैंड्स चाहिए, और उन हैंड्स को चलाने के लिए, कंप्यूटर्स को चलाने के लिए आपको इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए। ये सारा चीज़ देने का काम करना, ये सिग्निफिकेंस होगा इस इनिशिएटिव का। बट स्टिल देयर आर सम चैलेंजेस व्हिच वुड रिमेन। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? क्या ऑटोनॉमी एंड ओवरसाइट मेंटेन हो पाएगा? ऑटोनॉमी एंड ओवरसाइट कैसे? जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि जो सत्र के अथॉरिटी होते हैं और जो अभी यहाँ गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं, उनके बीच का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना। सत्र की ऑटोनॉमी भी मेंटेन होनी चाहिए, पर साथ ही साथ गवर्नमेंट ओवरसाइट भी रहना चाहिए। एज वेल एज सस्टेनेबिलिटी ऑफ हेरिटेज टूरिज्म, ये भी मेंटेन करने की जरूरत है, और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। ये कुछ चैलेंजेज हैं जिन्हें हम इन सत्राज में मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सत्राज के एग्जाम्पल दिए हैं, आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड अबाउट देम। हो सकता है आपके घर के पास भी हो, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस अबाउट दिस सत्राज, या कभी तुम घूमने गए हो यहाँ पर पढ़ो जरूर इनके बारे में अपने एग्जामिनेशंस के लिए। एंड सो नाउ द वे फॉरवर्ड रिलेटेड टू दिस स्कीम, रिलेटेड टू दिस बिल। क्या वे फॉरवर्ड है? डिजिटाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन का। जो भी कल्चर है, वो चाहे सत्र से रिलेटेड कल्चर हो, इंडिया के पेंटिंग से रिलेटेड कल्चर हो, इंडियन फोक आर्ट से रिलेटेड कल्चर हो, उसका डिजिटाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन करना एक यूनिक वे फॉरवर्ड है अभी के लिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी सिर्फ सत्राधिकार के साथ उनके एफर्ट से नहीं हो पाएगा, जो लोकल कमिटीज़ भी हैं उनको भी डिसीजन मेकिंग में शामिल करना जरूरी है। हेरिटेज सर्किट्स का डेवलपमेंट करना, जिसमें हम स्वदेश दर्शन स्कीम का यूज़ कर सकते हैं। रीड अबाउट स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में भी पढ़ो, क्या है स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन 2.0 क्या है ये? चलो आज एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में तुम्हें स्वदेश दर्शन पे दे देता हूँ, प्रीलिम्स वाला लास्ट में। पब्लिक अवेयरनेस एंड इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं सतराज के ऑटोनॉमी, सतराज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑटोनॉमी मेंटेन रखने के लिए। एंड सो नाउ द मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज सीएम फ्लाइट स्कीम। सीएम फ्लाइट स्कीम एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने और उनकी कैबिनेट ने स्टार्ट किया। क्या कि जो डेमोग्राफी है, स्पेशली जो यूथ है, उनको स्किल्स प्रोवाइड करना। कैसा स्किल्स प्रोवाइड करना? फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड। और कौन से फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड? तो भैया यहाँ पर किसकी बात हम करेंगे? पहले जापानीज लैंग्वेज की। चलिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि आसाम में जो यूथ है, जो पोटेंशियल है यूथ के पास, सबसे पहले हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर इज़ वेरी गुड, राइट। नंबर मीन यूथ का जो नंबर है, जो पॉपुलेशन है, वो काफ़ी अच्छा है, बट समवेयर दे लैक द नेसेसरी स्किल्स टू गेट देयर डिजायर्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एंड दैट्स वाई द यूथ इन आसाम, द एसएमईज यूथ, दे फेस हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और वो सब चीज़ ना सिर्फ एपीएससी या एडीआरई के एग्जाम से नहीं पूरा होगा, आपको ऑल्टरनेटिव भी देखना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, इवन जो एपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर तुम्हें भी मौका मिले तो आप भी सीख सकते हो, इनका पार्ट बन सकते हो। अगर आप भी मौका मिले, आप भी ट्राई करो तो आपके लिए भी एक नेसेसरी स्किल हो जाएगा, उसमें क्या खराबी है? स्किल सीखना कभी बिल्कुल खराबी नहीं है। एंड सो अगर जब स्किल्स दिए जाएं, जैसे हम जापानीज लैंग्वेज में ट्रेन करने की बात करेंगे, तो ग्लोबल लेवल मार्केट जो है, जैसे जापान, साउथ कोरिया एंड जर्मनी, विच आर फेसिंग डेमोग्राफिक शॉर्टेजेस, वहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ पीपल कम है, इवन यूथ पॉपुलेशन कम है, तो उनको क्या चाहिए? उन्हें हाई स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, फॉरेन वर्कर्स, जो इंडिया फुलफिल कर सकता है। एंड दैट्स वाई हमने यहाँ पर सीएम फ्लाइट स्कीम को स्टार्ट करवाया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने क्या किया? सीएम फ्लाइट स्कीम को स्टार्ट किया। चलिए, अब हम सीएम फ्लाइट स्कीम की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है सीएम फ्लाइट स्कीम का? तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंसी का जो रेट है उसको इंक्रीज करना, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना। द यूथ फ्रॉम आसाम, एक एसएमईज यूथ, वो क्या करेगा? वो जापानीज लैंग्वेज में अच्छे से ट्रेनिंग एक्वायर करेगा। इसके साथ साथ बाकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो सॉफ्ट स्किल्स भी जरूरी हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, वो भी लेगा, उसको भी दिया जाएगा अलग अलग स्कीम्स के थ्रू। कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप किया जाएगा। और फिर उसके बाद नाउ ही और सी इज एबल टू वर्क इन जापान इन अ गुड वर्किंग कंडीशन।
ये हो गया। दिस वुड बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द स्टेट एज वेल एज दोज इंडिविजुअल्स। जो रेमिटेंस आएगा उससे असम की इकोनॉमी इंक्रीज होगी, क्योंकि आप अब जैसे मान लो कि एक एस्पिरेंट है जो अभी इस चीज़ को सुन रहा है और वो फिर जापान में जाकर काम करता है, वहाँ से अपने घर वालों को बिहू के लिए, दिवाली के लिए पैसे भेजता है, तो आसाम में रेमिटेंस तो आ रहा है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। और जॉब तो जॉब, स्किल एनहेंसमेंट तो होगा ना। मान लो तुमने जापानीज लैंग्वेज सीखा लेकिन उसके बाद फिर तुम एसीएस ऑफिसर बन गए, तो तुमको रोने की जरूरत से ये कह रही है दादा क्या होगा वो, ऐसा थोड़ी है। आपने स्किल सीखा जापानीज लैंग्वेज, कभी ना कभी काम आएगा, राइट। ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन भी आसाम का बढ़ेगा। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीएम फ्लाइट स्कीम। ये सीएम फ्लाइट स्कीम का ऑब्जेक्टिव है एंड दीज आर द नेसेसरी डाटा जो कि आप अपने आंसर में इससे रिलेटेड यूज कर सकते हो। अब हम यहाँ पे की फीचर्स देखते हैं कि फीचर्स क्या है इस स्कीम का। तो फीचर ये है कि दिस स्कीम वुड बी इम्प्लीमेंटेड अंडर आसाम स्किल डेवलपमेंट मिशन एंड स्किल एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट, मतलब सीड। आसाम स्किल डेवलपमेंट मिशन एंड सीड के साथ मिलकर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट फेज में 180 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, जिनके साथ 3 इंटरनेशनल पार्टनर्स काम करेंगे और उनको ट्रेन करेंगे असमीज लैंग्वेज में। एशियान वन कोऑपरेटिव को लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, JSX Ventures LLP and Mako Career Partners Company Limited. And this 180 candidate would be expanded to 3,000 trainees in the next phase and eventually 50,000 placement in Assam। इसका टारगेट रखा गया है कि 50,000 असमीज यूथ को प्रिपेयर किया जाएगा कि वो आसाम में जाकर रिस्पेक्ट के साथ काम कर सकें स्किल्ड वर्कफोर्स के रूप में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ आसाम विल इन्वेस्ट अराउंड 1.5 लाख पर कैंडिडेट इन दिस स्कीम। मतलब काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि हर कैंडिडेट पे कितना रुपीज खर्च करेगी गवर्नमेंट ऑफ आसाम, 1.5 लाख। बस इसका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है सही से। यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यू कैन चेक दैट इफ यू आर फिलिंग दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यू आर ऑल्सो एलिजिबल। चलिए सिग्निफिकेंस क्या होगा। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी ध्यान रखना गाइस, है ना। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी ध्यान रखना, वहां पर भी पूछे जा सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यस दिस इज वन ऑफ द मेन सिग्निफिकेंट। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल हमारे पास है, हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है, लेकिन अगर वो स्किल्ड नहीं होगा तो वो अननेसेसरी वर्क में इन्वॉल्व रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम शुरू होगा, कम्युनिटी इश्यूज शुरू होंगे, वो अननेसेसरी पॉलिटिक्स का शिकार होगा, जो लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस फैलाने की कोशिश करते हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस फैलाने की कोशिश करते हैं, उसका शिकार बनेगा। वो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होना जरूरी है। इकोनॉमिक बूस्ट होगा स्टेट का, सोशल मोबिलिटी भी होगी। जब एक बार ग्लोबल अपॉर्चुनिटी यूथ को मिलनी शुरू होगी तो जो भी इकोनॉमिक वीकर बैकग्राउंड्स हैं उनका सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी हो सकेगा। एक पर्टिकुलर किसी इकोनॉमिकली वीक फैमिली से एक लड़का या एक लड़की निकलकर जब जापान काम करने जाएगा तो वो अपने आगे आने वाली जनरेशन को, अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ाने का काम करता है। सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी होगी, विमेन इंपावरमेंट भी होगा, क्योंकि इस स्कीम में मेल और फीमेल के बीच के कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को साथ में बराबर स्किल्स देने का काम होगा। इवन द सोसाइटी ऑफ जापान इट ऑल्सो इनकरेज फीमेल पार्टिसिपेशन एंड डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक लिंकेज ऑफ आसाम इंडिया विथ जापान, ये भी सक्सेसफुल हो पाएगा। बट देयर आर सम चैलेंजेज, कुछ चैलेंजेज हैं जिन चैलेंजेज को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। चैलेंजेज क्या, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। बस आप जापानीज के 2-4 शब्द बोल लोगे उससे आपको वहाँ पर नौकरी नहीं मिलने वाली है, स्किल्स आपका फुलफिल नहीं होगा, बिकॉज द JLPT N2 और N3 ये जो जापानीज लैंग्वेज फ्लुएंसी है ये हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस, हाई क्वालिटी स्किल्स डिमांड करती है। इवन द स्किल्स फॉर द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड इन जापानीज इंडस्ट्री इज वेरी मच क्या बोलते हैं आप उसको, आप बोल सकते हो दो स्किल्स आर ऑफ हाई स्टीम, दो स्किल्स नीड बेटर टेक्नोलॉजिकल, बेटर टेक्निकल कोऑर्डिनेशंस, ट्रेनिंग फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। माइग्रेशन रेगुलेशन भी एक कंसर्न है। माइग्रेशन रेगुलेशन क्या, अब यहाँ से आपने जापानीज लैंग्वेज सीखा, आपने बाकी स्किल सीखा, कम्युनिकेशन स्किल सीखा, आप जापान काम करने गए, आपके मन में सपना तो था कि आप वहाँ जाकर अच्छे वर्क एनवायरनमेंट में काम करोगे, बट देयर आर सम चैलेंजेस इन जापान एज वेल। अनसेफ वर्किंग कंडीशंस वहाँ पर भी हो सकते हैं, लोग उसका शिकार नहीं हो जाए, ये चीज़ भी ध्यान में रखने की जरूरत है। सो दिस इज अनदर चैलेंज। एंड फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी, इवन ₹30,000 कैन बी ए बैरियर फॉर सम स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप और सॉफ्ट लोन्स मस्ट एक्सपेंड। कि ये जो 30,000 रुपये जो चाहिए ये भी क्या है ना, कई स्टूडेंट्स के लिए एक टाइप का बैरियर बन जाता है। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी, पहले हम फेज 1 में 180 को टारगेट कर रहे हैं जो कि 50,000 तक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए ट्रेनर्स, सेंटर्स, क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप नहीं हासिल कर पाओगे। एंड दैट्स वाई इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी बढ़ाने की जरूरत है। सो दीज आर सम चैलेंजेज, जिन चैलेंजेस को एड्रेस करके सीएम फ्लाइट स्कीम को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा।
एंड नाउ अ मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन इट, आप इसको अटेम्प्ट करोगे। द नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक इज लॉन्ग फॉरगेटन एडवेंचरर किंथूप, a story of courage, integrity and endurance, and it is beautifully written by श्री अरूप कुमार दत्ता जी, जो खुद अपने आप में करेज, इंटीग्रिटी एंड एंड्योरेंस को दिखाते हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने ये आर्टिकल लिखा किंथूप जी के बारे में। मैंने तुम्हें जैसे शुरू में बताया कि इब्न बतूता के बारे में पूरी दुनिया इतिहास के बुक से जानती है, पर उनके जैसे कई और एक्सप्लोरर थे अलग अलग टाइम पे, जिनमें से एक है किंथूप, दार्जिलिंग बॉर्न सिक्किम एक्सप्लोरर, जिन्होंने ब्रह्मपुत्रा रिवर के कोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। 1879 से लेकर 1882 तक किंथूप ही वेंट टू अ रिगरस जर्नी, जो सांगपो रिवर इन तिब्बत और इंडिया की जो ब्रह्मपुत्रा है उसको, उसके बीच के लिंक को एस्टेब्लिश कर रहा था। एंड दैट्स व्हाई वी शुड स्टडी अबाउट इट। अब हम बात करते हैं कि क्या है ये सांगपो रिवर और ब्रह्मपुत्रा। सांगपो रिवर तिब्बत रीजन से जो सांगपो रिवर निकलती है, सांगपो रिवर जो निकलती है, और इंडिया से यहाँ जो ब्रह्मपुत्रा रिवर बहती है अलग अलग स्टेट से, या पहले बांग्लादेश जो कि इंडिया ही था, ईस्ट बंगाल का पार्ट था, पहले कई बार कंफ्यूजन रहा कि आर दिस टू रिवर्स द सेम। इवन जो ब्रिटिश हिस्टोरियस्ट थे उनके बीच भी इस बात को लेकर चैलेंज रहा, कंफ्यूजन रहा कि ये दोनों रिवर बराबर नहीं है, ये दोनों रिवर अलग अलग है। 1760 में पहली बार मेजर रेनेल नाम के पर्सन थे, ये मेजर जेम्स रेनेल जिनका पिक्चर आप देख रहे हो, इन्होंने पहली बार बोला कि नहीं, जो सांगपो तिब्बत की है और जो ब्रह्मपुत्रा आसाम इंडिया की है वो दोनों एक ही रिवर है। पर इसको लेकर कई फैक्ट्स इनके पास नहीं होते थे। इन फैक्ट्स को सही करने के लिए ब्रिटिश ने एफर्ट्स डालने शुरू किए और वहां भी उन्होंने यूज किया पंडित्स का। पंडित किसको बुलाया जाता है? जिसको ज्ञान हो उसको हम क्या बुलाएंगे? पंडित। सो इंडियन एक्सप्लोरर जिनको एक्सप्लोरेशन का ज्ञान था, वेस्टर्न बोल रहे हैं, एंशिएंट इंडियन विजडम के अकॉर्डिंग, उन पंडित को, उन एक्सप्लोरर को टास्क में लगाया गया। उनको क्या बोला गया कि आप तिब्बतन लैंग्वेज सीखोगे, तिब्बत के कस्टम सीखोगे ताकि आप उस रीजन में जाओगे, बेसिक सर्वेइंग टेक्निक सीखोगे, जो कंपास या बाकी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने होते हैं वो सीखोगे, और धीरे धीरे आपको भेजा जाएगा तिब्बत के रीजन में, और वहां से आप डिसाइड करोगे कि क्या तिब्बत की सांगपो रिवर और इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर दोनों सेम है। एक बड़ा रिगरस टास्क अब स्टार्ट हुआ, जिसमें इंडिया के कुछ पंडित जैसे नैन सिंह रावत, किशन सिंह, हरिराम एंड किंथूप, इनका इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम देखते हैं किंथूप साहब का कंट्रीब्यूशन, ये किस तरह से अपने मिशन पर जाते हैं। तो इनका मिशन स्टार्ट होता है, इनको कैप्टन H.J. हरमन ने असाइन किया था कि देखो आज से तुम्हें ये टास्क दे रहा है, मिशन इम्पॉसिबल काइंड ऑफ टास्क, शुड यू चूज टू एक्सेप्ट। इसमें इनको क्या टास्क दिया गया कि आप निकलोगे जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके कोर्स को ढूंढने के लिए, और साथ ही साथ इनको कुछ लॉग्स दिए गए, मतलब लकड़ी के टुकड़े दिए गए, 500 मार्क्ड लॉग्स दिए गए थे कि आप इसको नदी में बहाओगे, और वो इस तरह से बहाकर, अब जैसे यहाँ से नदी से बहेगा धीरे धीरे 500 लॉग्स बहते हुए अगर यहाँ आता है तो आइडेंटिफाई हो जाएगा ना कि अच्छा यहाँ से जो नदी से जो वाटर लॉग बहाया गया था 500 लॉग, वो अगर यहाँ आकर मिल रहे हैं, यहाँ आकर मिल रहे हैं तो सेम नदी। सो ये एक ऐसा टास्क दिया गया था, ये सुनने में जितना ईजी लगता है उतना आसान नहीं था, बिकॉज 4 साल की ये जो जर्नी थी, ये 4 साल की जर्नी है, देखो है ना, 1879 से 1882 की लगभग ये जो 4 साल की जर्नी है, ये 4 साल की जर्नी काफ़ी टेडियस थी, काफ़ी इंड्योरेंस वाला था। एक ऐसा रीजन था जिस रीजन में कई टाइप के चैलेंजेस थे, अभी भी हैं, तभी तो और ज़्यादा थे। फाइनेंशियल गेन या रिकॉग्निशन ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा मिलने वाला था, बस थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया था, कोई फाइनेंशियल गेन भी नहीं था। क्रिटिकल ग्राउंड वर्क करना, साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन। अब जो किंतुब थे इन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन सीखा था, अब अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करना ऐसे टफ सिचुएशन में, ऐसे रिगरस टेरेन में, ये इनके विल को चैलेंज कर रहा था, इनके विल को टेस्ट कर रहा था, एंड ही सक्सेसफुली डिड इट। मोरल इंटीग्रिटी भी बनाए रखना, रास्ते में कई बिट्रेल हुए, स्लेवरी वाले इंसिडेंट हुए, इनके जान को खतरा भी हुआ, बट ही वॉज ट्रू टू हिज मिशन एंड ही कंप्लीटेड इट, एंड स्टिल ही रिमेन्ड इंडिजीनियस अनसंग हीरो। मतलब एक ऐसा हीरो जिसको वेस्ट ने या यूरोपियन हिस्टोरियन ने इग्नोर कर दिया, जबकि इनके कंट्रीब्यूशन से फाइनली ये साबित हो पाया था कि सांगपो रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर ये सेम ही है। आज ये बात हम बड़े आसानी से कह देते हैं, पर इसके लिए इन्होंने एक लंबी दूरी तय की थी। ठीक है, क्यों इनको नेग्लेक्ट किया गया? आज जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्यों नेग्लेक्ट किया गया? तो एक रीजन तो सबसे सिंपल है कि वेस्टर्न सुप्रीमेसी रखना। कॉलोनियल रूलर्स जो थे उनका इंडियंस के लिए कोई भी रिगार्ड नहीं होता था, उन्होंने सारा कंट्रीब्यूशन, सारा कुछ खुद ही ले लिया, दूसरों को रिकॉग्निशन देने का काम करते नहीं थे। फोक मेमोरी में भी इनके बारे में, किंथूप के बारे में बड़ा कम मेंशन रहा। अदरवाइज कई बार फोक जो होती हैं, दादी नानी के किस्से जो होते हैं, वो ऐसे स्टोरेज पास करती हैं आगे जनरेशन में, पर शायद वो भी नहीं कहा गया और ये नेग्लेक्ट रह गए। कुछ लोगों को मालूम है
बट बहुत कम लोगों को। एंड इंस्टीट्यूशनल नेग्लेक्ट भी, आज़ादी के बाद भी इंडिया के सर्वे में या इंडिया के आर्काइव्स में, सर्वे ऑफ इंडिया के आर्काइव्स में इनका नाम कम रहा। सोशियो कल्चरल बायस जो दार्जिलिंग या सिक्किम या हिली रीजन के लोगों ने फेस किया जब पैन इंडियन हिस्टोग्राफी लिखने का काम किया जा रहा था, दैट्स अ चैलेंज विच इवन रिमेन अलाइव टुडे, जिसको सही करने की जरूरत है। एंड दैट्स वाई ही रिमेन नेग्लेक्टेड, ही रिमेन अनसंग। अब हम बात करें इनकी इस जर्नी से कि हम सीख क्या सकते हैं, हम जीएस पेपर 4 में कैसे यूज कर सकते हैं। जीएस पेपर 4 माने एथिक्स में भी हम यूज करेंगे इनके इस वर्क को। इंटीग्रिटी, डेडिकेशन टू ड्यूटी, करेज एंड रेजिलियंस एंड साइंटिफिक टेम्पर। एक साधारण सा इंसान साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करके वैल्यू एविडेंस बेस्ड एक्सप्लोरेशन करके ये चीज़ साबित कर देता है कि तिब्बत से बहने वाली रिवर और यहाँ इंडिया में बहने वाली रिवर दोनों सेम है। He survived the harsh climate and political hostility of China-Tibet region. He completed his order despite no supervision or recognition. ना फाइनेंशियल रिकॉग्निशन, ना फाइनेंशियल गेन था, ना कोई रिकॉग्निशन था, ना कोई अवार्ड था, ना सम्मान था, फिर भी इन्होंने अपने टास्क को कंप्लीट किया। एंड इंस्लेवमेंट या अबेंडन होने के बाद भी इनको स्लेव भी बनाया गया था। मतलब स्लेव बनाए जाने का मतलब कि इनको जान को खतरा था, मुश्किल में इन्होंने दूसरे के अंडर कभी काम भी किया, छोड़ दिया गया था, इनको अबेंडन कर दिए गए थे, ब्रिटिश सरकार ने अबेंडन कर दिया, लोगों ने अबेंडन कर दिया, बट स्टिल ही फुलफिल्ड हिज मिशन, अपने टास्क को इन्होंने कंप्लीट किया। दिस शोज द इंटीग्रिटी। ये एथिकल लेसन्स हैं जो हम इनके लाइफ से सीख सकते हैं। याद रखिएगा, एथिक्स के आंसर लिखने में आपको काम आएंगे। एंड सो नाउ फाइनली द मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन हिज लाइफ। 150 वर्ड में आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। अब हम आते हैं मेंस बेस्ड प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तो ये पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है। चलिए, तो प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है एलिफेंट पास पर बेस्ड। यस, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया है, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2009 में। अब तुम बोलोगे कि सर 2009 में पूछा गया था, आज से 16-17 साल पहले, तो आप आज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगेन ये न्यूज में था एलिफेंट पास, एंड दैट्स वाई आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ढूंढना है एलिफेंट पास को कि ये क्या मेंशन कर रहा है। सेकंड टॉपिक इज रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट लेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन आसाम, जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस भी किया है। द थर्ड इज रिलेटेड टू सत्र लैंड एंड हेरिटेज प्रोटेक्शन कमीशन ऑफ आसाम। अगेन टुडे इट हैज बीन डिस्कस, डिटेल में डिस्कस किया है मैंने, आप अगेन उस पोर्शन को देख सकते हो और इसका आंसर करोगे। फोर्थ इज सीएम फ्लाइट इनिशिएटिव। फिफ्थ इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। अभी हमने किंथुप जी के रोल के बारे में डिस्कस किया था। इसी ब्रह्मपुत्र रिवर के ओरिजिन एंड कोर्स को डिसाइड करने के लिए, एक्चुअली कोर्स को डिसाइड करने के लिए आज ओरिजिन एंड कोर्स से रिलेटेड ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड सिक्स्थ, जैसा मैंने बोला था, स्वदेश दर्शन 2.0, उससे रिलेटेड ये प्रैक्टिस क्वेश्चन रहा। सो ये आपके आज के 6 प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, और मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन तो एसोसिएटेड थे ही उन 4 टॉपिक्स के साथ। नाउ अटेम्प्ट देम सिंसियरली। दिवाली का सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है, तो दिवाली भी मनाओ, पर अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखो। ओके, सो अ वेरी हैप्पी ब्लेस्ड दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। दिवाली मनाइए, सेफ दिवाली मनाइए, अच्छे से अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मिठाइयाँ खाओ जी भर के, पढ़ाई भी करते रहो। टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।